ओशिनोग्राफी, इसको हिंदी में बोल सकते हैं समुद्री विज्ञान। समुद्री विज्ञान जिसमें हम समुद्र, ओशियन और सागर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हम पढ़े थे लिथोस्फीयर में, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट, तो ये क्रस्ट हम देखे थे कि ये जो क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट दोनों हो सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यहाँ तक, और इसके इधर जाइएगा तो ये हो जाएगा ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट। अब इस इमेज में आइए, देखिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं, इसमें देखिए, इसमें जब आइएगा तो ये हमारा ओशियन का पार्ट हो जाएगा, ये हमारा ओशियन का पार्ट हो जाएगा, ये ओशियन। और ये वाला जो पार्ट है, ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट। बेसिकली ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने के, ऐसा होना चाहिए, देखिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्यों बना, फिर उसके बाद स्लोप कैसे बन रहा, फिर थोड़ा राइज कैसे हो रहा, ये सब कैसे हो रहा है, ये हम अभी देख रहे हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, ये जो वाटर का फ्लो है, इस रीजन में जो वाटर का फ्लो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर का भी मूवमेंट हो रहा है, एयर का फ्लो हो रहा है। एयर का जो फ्लो हो रहा है वाटर सरफेस पे, इससे यहाँ पे कोलिजन का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन प्रोसेस हो रहा है। ये जो कोलिजन का प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलाइड होके, इरोजन होके इसको थोड़ा नीचे अप और डाउन कर रहा है। ये जो कोलिजन एक्टिविटी हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, वाटर इसको जितना जो अवसाद या भूसन्नति बोलिए, सेडिमेंट्स बोलिए, इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा है। रिमूव करके या तो ये इस रीजन में भेज दे रहा है, कॉन्टिनेंट वाला रीजन में, और यहाँ पे वाटर आ जा रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, जिससे यहाँ से क्या होगा, एक स्लोप बन जाएगा, इस तरह का पैटर्न बन जाएगा, इस तरह का होना चाहिए वास्तविक में ऐसा। लेकिन ये क्या कर रहा है, एयर और वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है, आप समुद्र की ओर जाइएगा, समुद्र में जाइएगा या मोबाइल में भी देखिएगा तो देखिएगा कि समुद्र का धारा बहता है और फिर वापस पीछे आता है, आगे जाता है, फिर पीछे आता है। इसी रीजन की वजह से यहाँ इरोजन एक्टिविटी हो जाता है। इरोजन से क्या होता है, यहाँ पे जितना मिट्टी होता है, बालू होता है, सैंड, रेत, इसको पीछे भेज देता है, और जितना अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो इसको वापस लाके नीचे कर देता है, इस पार्ट में जम जाता है। अब देखिए, अब जो पैटर्न बन रहा है वो ऐसा पैटर्न बन रहा है, ऐसा ऐसा पैटर्न जो बन रहा है, तो ये हमारा कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट। और यहां तक जो होगा, देखिए ये थोड़ा स्लोप में बन रहा है, ये स्लोप में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये जो स्लोप बन रहा है ये बहुत कम स्लोप है। यहाँ पे देखिए, इस इमेज में देखिए, इस इमेज में आप जो देखिएगा तो पता चलेगा कि ये जो स्लोप है बहुत कम स्लोप हो रहा है, क्योंकि ये जो स्लोप बन रहा है ये वाटर के मूवमेंट से बन रहा है, इरोजन एक्टिविटी से हो रहा है, बहुत कम स्लोप बन रहा है। ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। देखिए ये जो रीजन है, ये कॉन्टिनेंट का ही रीजन है, ये जो रीजन था बेसिकली ये कॉन्टिनेंट का ही रीजन है, यहां तक का रीजन कॉन्टिनेंट का है। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर उसके नीचे जाइएगा तो तीव्र ढाल आ जाएगा, स्टीप स्लोप आ जाएगा। स्टीप स्लोप जब आ जाएगा, स्टीप स्लोप ऐसे आएगा, देखिए ये वाला स्लोप आ जाएगा, ये वाला स्लोप आ जाएगा, ये वाला। ये तो सेल्फ तो है, ये जो इरोजन से बना है, लेकिन ये तो पहले से ही एक्टिव है, तो ये इस वाले रीजन को हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब एक मिनट रुकिए, एक चीज अब और पढ़ना है। अब इसमें क्या देखना है, ये देखिए, यहां से देखिए, ये जो यहाँ पे जो इरोजन एक्टिविटी हुआ है, यहाँ पे जो इरोजन एक्टिविटी हुआ है, तो यहाँ का जो मिट्टी और बालू जो था, मिट्टी बालू थोड़ा बहुत इधर इस पार्ट में भी जाएगा, और थोड़ा बहुत क्या होगा, नीचे नीचे चला जाएगा, नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीव्र ढाल है, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप।
कॉन्टिनेंटल स्लोप इतना तीव्र है, स्टीप स्लोप है, बहुत तीव्र ढाल है, तो यहाँ तो रुकेगा नहीं, गार्ड या सेडिमेंट्स बोलिए तो ये इस रीजन में पहुंच जाता, तो इस रीजन में थोड़ा ऊंचा हो जाता, इस रीजन में क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, तो इस रीजन को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। इसको लिख लीजिए कॉन्टिनेंटल राइज, थोड़ा ऊंचा भाग हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे आ जाएगा, ये जो नीचे आ जाएगा तो इसको बोलते हैं एबिजल प्लेन, या इसी को बोलते हैं डीप ओशियनिक प्लेट। अब देखिए ये इंट्रोडक्शन नेमिंग लगभग हमने कर लिया, एक बार और समझ लीजिए, स्पीड में समझ लीजिए, देखिए एक बार और देख लीजिए। देखिए हमारा जो ओशियन और सागर होना चाहिए ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ का ऊपर में जो एयर का मूवमेंट है, इससे क्या होगा, यहाँ पे इरोजन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा, इरोजन एक्टिविटी स्टार्ट होने से क्या होगा, इसको इरोड करके थोड़ा इस रीजन में पहुंचा देगा, जितना सैंड मिट्टी जितना कुछ सेडिमेंट्स होगा, बाकी थोड़ा बचा हुआ पार्ट्स इस रीजन में पहुंच जाएगा, तो इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज, क्योंकि ये उठा हुआ भाग है, थोड़ा उठ जाता है कॉन्टिनेंट का भाग। अब देखिए यहाँ तक का जो रीजन है, गौर से देखिए, यहाँ तक का जो रीजन है, ये वाला रीजन ये कॉन्टिनेंट का है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यही यहाँ पे लिखा, देखिए राइज के साथ साथ यहाँ तक का जो रीजन है, इसको क्या लिखा है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसके बाद जो जाइएगा राइज के इस साइड जो जाइएगा तो ये हो जाएगा ओशियनिक क्रस्ट। ये दोनों चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब ये जो स्लोप बना है इस डायग्राम में, देखिए ये कॉन्टिनेंट के बाद जो ये जो स्लोप बना है, इसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हिंदी में बोला जाता है निमग्न तट, हिंदी में लिख लीजिएगा निमग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद ये जो स्टीप स्लोप है, तीव्र ढाल जिसको बोलेंगे, ये है कॉन्टिनेंटल, इसके बाद थोड़ा ऊंचा हुआ भाग ये हो गया कॉन्टिनेंटल राइज। उसके बाद डीप ओशियनिक प्लेट, या इसी को बोलते हैं एबिजल प्लेट। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट से थोड़ा नीचे आने पर ये हल्का स्लोप बनता है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद इस इमेज में देखिए स्टीप स्लोप, तीव्र ढाल बन गया, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। देखिए ये कितना स्लोप बन गया है, ये थोड़ा स्लोप है, ये बहुत ज्यादा स्लोप है, इसका जो ग्रेडियंट है अधिक है स्लोप का, और जो सेल्फ का ग्रेडियंट है ये कम होगा। अब यहाँ पे देखिए एबिजल प्लेन, इसी को क्या बोलते हैं, डीप ओशियनिक प्लेट। इसमें भी देखिए, इसमें भी यही पैटर्न है, कॉन्टिनेंट का है, फिर ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर ये स्लोप बना है कॉन्टिनेंटल स्लोप, और फिर जो है ये एबिजल प्लेन या डीप ओशियनिक प्लेट। ये सबमरीन कैनियन क्या है और सी माउंट क्या है, ये हम अभी 10 मिनट के अंदर समझ जाएंगे। अब एक चीज देखिए, इस वर्ल्ड मैप में एक चीज आप देखिएगा तो अजीब तरह का फील होगा। यहाँ पे देखिए इस रीजन में देखिएगा ओशियन का, देखिए ओशियन में जो वाटर प्रेजेंट है, इसका कलर क्या है, ब्लू है। ब्लू होते हुए भी देखिए यहाँ का जो वाटर है इसका कलर लाइटर ब्लू है, यहाँ लाइटर ब्लू है, और इस पार्ट में जाइएगा तो ये डार्क ब्लू है। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, ये जो लाइटर ब्लू आपको दिख रहा है ये इस रीजन में, और ये जो डार्क ब्लू है, ये बेसिकली लाइटर ब्लू जो शो कर रहा है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ
कॉन्टिनेंटल सेल्फ जितना अधिक होगा, देखिए यहाँ पे इस पूरा रीजन में इतना रीजन था कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, तो ये लाइट ब्लू है। इसके ऊपर जाइएगा, इस रीजन में जाइएगा, देखिए इतना रीजन में जाइएगा तो ये सेल्फ दिखेगा। तो ये जो सेल्फ कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ये ज्यादा रीजन भी कवर कर सकता है और स्मॉल रीजन भी कवर कर सकता है। इस यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा एरिया कवर किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना कम एरिया कवर किया है। तो ये ब्रॉड भी हो सकता है और कम ब्रॉड, मतलब चौड़ाई कम भी हो सकता है। तो जो यहाँ अब एक चीज देखिए, ये जो चिली वाला रीजन है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेल्फ जो है एब्सेंट है। एब्सेंट क्यों है? बेसिकली देखिए हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ। अगर यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे अगर माउंटेन है तो ये जो ओशियन है, ओशियन का जो वाटर है, यहाँ इस पार्ट को इरोड नहीं कर पाता है, क्योंकि माउंटेन हैवी, इतना पत्थर से जो इतना इसका क्रिस्टल हैवी होता है कि इसको इरोड नहीं कर पाता है। अगर इसको इरोड नहीं कर पाया, ये जो चिली वाला रीजन जो है, ये जो यहाँ पे क्या है, एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका का एंडीज माउंटेन, चिली पेरू वाला रीजन में। तो यहाँ क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ नहीं बना, क्योंकि ये इरोड नहीं कर पाया। जब इरोड नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होगा, एब्सेंट होगा। कहीं कहीं क्या होगा, बहुत कम होगा। तो वहां भी अगर माउंटेन है तो बहुत कम पार्ट ही इरोड कर पाता, तो वहां का कॉन्टिनेंटल सेल्फ बहुत कम होगा, बहुत लेस अमाउंट में होगा। तो ये चीज समझ में आ जाना चाहिए। आपको कलर समझ में आ गया कि कहीं कहीं का कलर डार्क ब्लू क्यों है, कहीं का लाइट ब्लू क्यों है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाइट ब्लू है, यहाँ पे देखिए इस रीजन में कॉन्टिनेंटल सेल्फ नहीं है भी तो इतना कम है कि पता नहीं चल रहा। तो ये डार्क है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से ओशियनिक स्लो पे स्टार्ट हो जा रहा है। डायरेक्ट क्या होगा, स्लो पे स्टार्ट हो जाएगा। अब हेडिंग डालिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ में देखिए यहाँ बेसिकली क्या होगा, देखिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ का एक खास बात है, यहाँ का जो बायोडायवर्सिटी होगा बहुत रिच होगा, क्योंकि इस एरिया में वाटर का फ्लो मूवमेंट होते रहता है। जितना जो मछली, डॉल्फिन जितना अगर मर जाता है, इसमें जो जीव जंतु है वाटर में प्रेजेंट है, अगर ये मर जाता है तो इस एरिया में मूवमेंट होके आ जाएगा। क्योंकि जब आप देखिएगा कि मछली जब मर जाता है तो ये ऊपर तैरने लगता है। जब ऊपर तैरने लगता है तो इसका वाटर का मूवमेंट से क्या होगा, ये इस रीजन में आके रुक जाएगा। इस रीजन में आके रुकने से क्या होगा, इस रीजन में गल जाएगा, सड़ जाएगा। सड़ने गलने से क्या होगा, यहाँ का बायोडायवर्सिटी रिच हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि यहाँ का जो ये जो है रिच बायोडायवर्सिटी एरिया है, बायोडायवर्सिटी रीजन है, रिच बायोडायवर्सिटी रीजन। रिच बायोडायवर्सिटी रीजन का मतलब हो गया प्रोडक्टिव एरिया, प्रोडक्टिव एरिया। जब रिच बायोडायवर्सिटी है तो यहाँ फॉसिल फ्यूल्स मिल सकता है, फॉसिल फ्यूल मिलेगा, या फॉसिल फ्यूल को लिख सकते हैं कि क्रूड ऑयल यहाँ पे होगा। एक चीज तो ये समझ में आ गया कि यहाँ का जो बायोडायवर्सिटी है वो रिच होगा। सेकेंड लिखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो सेकेंड होगा, इसका कलर क्या होगा, लाइटर ब्लू होगा। थर्ड कंसेप्ट चलिए, देखिए इफ माउंटेन, अगर माउंटेन प्रेजेंट है तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो या तो एब्सेंट होगा या बहुत कम होगा, बहुत लेस अमाउंट में होगा। उसके बाद जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो पढ़ना है, इसको हम लिख सकते हैं कि देखिए ओशियन का जो सबसे सेलोवेस्ट पार्ट, सबसे कम डेप्थ वाला जो पार्ट है, ये बहुत कम डेप्थ है, तो इसको लिख सकते हैं सेलोवेस्ट पार्ट। एक सेकेंड स्पेलिंग सही कर दे रहे हैं। सेलोवेस्ट
पार्ट ऑफ द ओशियन, ओशियन का सबसे सेलोवेस्ट पार्ट, सेलोवेस्ट का हिंदी होता है उथला हुआ भाग, उथला भाग, उथला भाग, सबसे उथला भाग है ये। उसके बाद जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में हमको पढ़ना है, देखिए इसका जो एवरेज ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट मतलब जो स्लोप है, ये 1 डिग्री या उससे भी कम होगा, 1 डिग्री से भी कम होगा या 1 डिग्री होगा। ये एवरेज की बात हम बोल रहे हैं। देखिए कहीं-कहीं पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, आर्कटिक रीजन में जाइएगा रसिया के ऊपर, तो ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड में है, बहुत एरिया कवर करता है। लेकिन यही आप पेरू के रीजन में, चिली के रीजन में जाइएगा तो बहुत कम है, 1 डिग्री से भी कम है। तो ये एवरेज मान के हम चल रहे हैं कि ये एवरेज में जो लीजिएगा तो 1 डिग्री या उससे भी कम है। अगर विड्थ की बात बोले, एवरेज विड्थ एवरेज विड्थ जो है ये लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है। ये भी विड्थ जो है ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है, वहाँ पे माउंटेन है या क्या है, या वहाँ पे आइस क्रिस्टल है, वहाँ पे प्रेजेंट क्या है, वो रीजन किस चीज का है। तो एवरेज में याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा भी जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर दिए। कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद जो अब हमको पढ़ना है वो है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो हेडिंग डालिए कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल स्लोप, इसको बोलते हैं ढाल, महाद्वीपीय ढाल, या इसको बोलिए ओशियन का जो तीव्र स्लोप है वो। तो इसमें जो इसका जो ग्रेडियंट होगा, देखिए इसका जो कलर होगा, सबसे पहले कलर देखिए, कलर जो होगा वो लाइटर से डार्क ब्लू हो जाएगा, डार्क ब्लू की ओर शिफ्ट होने लगेगा। यहीं पे देखिए, यहाँ से लाइटर से शिफ्ट होते होते डार्क ब्लू तक पहुंच जाएगा। उसके बाद जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट जो है ये ऑलमोस्ट 2 डिग्री से 5 डिग्री के आसपास हो सकता है। उसके बाद जो यहाँ का डेप्थ होगा, डेप्थ गहराई जो होगा वो लगभग 200 मीटर से 3000 मीटर के आसपास होगा, 200 मीटर से 3000 मीटर के आसपास, 200 से 3000 मीटर के आसपास। बस इतना ही याद रखिए, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब कॉन्टिनेंटल राइज में आइए, एक यही आपको ज्यादा याद रखें क्योंकि यहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिच है, तो ये क्रूड ऑयल या फॉसिल फ्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब कॉन्टिनेंटल राइज पे आइए, कॉन्टिनेंटल राइज, कॉन्टिनेंटल राइज में आइएगा तो यहाँ सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा, सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होगा, अवसाद का एकत्रित होगा, अवसाद यहाँ पे एकत्र होगा। इससे क्या होगा, यहाँ का थोड़ा भाग ऊंचा उठ जाएगा। अब एबिजल प्लेन, एबिजल प्लेन हमको कहाँ मिलेगा, इसका डेप्थ गहराई जो है वो लगभग 3000 मीटर से 6000 मीटर का होगा। ये रेंजेज है, 3000 मीटर पे भी मिल सकता है, और अगर ज्यादा में हो रहा तो 6000 मीटर या उससे भी अधिक जा सकता है। अब देखिए, हम जो लिथोस्फीयर स्टार्ट किए थे तो हम ट्रेंच और रिज पढ़े थे, ओशियनिक ट्रेंच और रिज। ट्रेंच को हिंदी में बोलते हैं गर्त, और रिज, रिज इसको बोलते हैं कटक। अब ट्रेंच जो है ये जब एक ओशियन का प्लेट मान लीजिए और दूसरे प्लेट का जो कन्वर्जेंस होगा, इस दोनों का जो कन्वर्जेंस होगा, इस दोनों का कन्वर्जेंस होने से क्या होगा, एक हेवी होगा वो अंदर चला जाएगा, ये क्रस्ट के भीतर चला जाएगा, मेंटर तक पहुंच जाएगा। मेंटर तक पहुंचने के बाद यहाँ मैग्मा बहुत रहता है, मैग्मा जो बहुत होगा तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैग्मा का राइज होने लगेगा, मैग्मा ऊपर उठने लगेगा। तो ये सीक्वेंस में मैग्मा का राइज होगा, मैग्मा मैग्मा का राइज स्टार्ट हो जाएगा। ये सब हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही, तो इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये डिटेल में अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से देखिए मैग्मा राइज। उसके बाद ये जो देखिए, ये जो ट्रेंच का जो बाउंड्री बना रहा है ये कन्वर्जेंस का बाउंड्री है, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस यानी कि अभिसरण, अभिसरण का केस है ये।
मैग्मा जो राइज होगा तो ये वोल्केनो जो होगा ये स्टार्ट हो जाएगा, वोल्केनो स्टार्ट हो जाएगा, ज्वालामुखी। उसके बाद जो अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक जो है वो भी यहाँ होगा, अर्थक्वेक भी होगा। अब इस इमेज यहाँ पे आइए, इस रीजन में आइए, इस रीजन में आइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है ट्रेंचेज एट कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो ये याद रखिएगा, ट्रेंच जब भी होगा, गर्त जब भी होगा, ये कन्वर्जेंस बाउंड्री क्रिएट करेगा, यानी कि अभिसरण वाला केस होगा। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है कि ट्रेंच कब बनेगा। ये जो ट्रेंच, ये जो यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रेंच बनेगा, एक जो प्लेट अंदर जाएगा और एक ऊपर रहेगा, तो ये वाला जो रीजन बनेगा इसी को बेसिकली ट्रेंच बोला जाता है। तो ये ट्रेंच कब बनेगा, ये जो ट्रेंच है ये कब बनेगा, ये जब कन्वर्जेंस बाउंड्री क्रिएट होगा। देखिए ये एक प्लेट अंदर सबमर्ज हो रहा है और एक प्लेट इसके ऊपर है, ये जो सबमर्ज होगा तो यहाँ पे मैग्मा का राइज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर मैग्मा प्रेजेंट है तो वहां से मैग्मा का राइज स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो बाउंड्री है ये कौन सा बाउंड्री है, कन्वर्जेंस का बाउंड्री है, कन्वर्जेंस का बाउंड्री है। ये ओशियनिक प्लेट है, ओशियनिक प्लेट ज्यादा हैवी होगा, ये जो ओशियनिक प्लेट है ये ज्यादा हैवी होगा, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो कम हैवी होता है। तो जब भी जो ओशियन और कॉन्टिनेंट का जो कन्वर्जेंस होगा तो ओशियनिक प्लेट ही अंदर जाएगा, सबमर्ज कौन सा प्लेट होगा, सबडक्शन जोन में कौन सा प्लेट जाएगा, ओशियनिक प्लेट, जिससे यहाँ पे ट्रेंच बनेगा, एक गड्ढा सा क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए, अब हम रीज की बात करते हैं। रीज कब होगा, रीज होगा डाइवर्जेंस वाला केस, हिंदी में कटक, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस यानी कि जो एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, ये दोनों जब आप टकरा के एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ मैग्मा का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अंदर से मैग्मा आ रहा है और इसको मूवमेंट करा रहा है, इसका मूवमेंट करा रहा है। ये चीज हम पढ़ लिए सबसे पहले ही, फिजिकल फिजिकल ज्योग्राफी का आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ये शुरुआत में ही मिल जाएगा। तो ये मैग्मा का फ्लो हो रहा है जिससे ये प्लेट का जो है शिपमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक रीज बन रहा है, यहाँ पे आइए, इस रीजन में आइए, इस रीजन में देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्मा का फ्लो हो रहा है, मैग्मा का फ्लो हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ये दोनों प्लेट को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग सेपरेट कर रहा है, और यहाँ पे मैग्मा आ जा रहा है, मैग्मा आ जा रहा है। ये जो मैग्मा जो है, ये जो रीज बना रहा है इसको बोला जाता है रीज। ये जो रीज बना रहा है ये डाइवर्जेंस प्लेट, जब दो दो प्लेट सेपरेट होता है तब बनता है। देखिए ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, फॉल्ट क्रिएट कर रहा है, यहाँ जो मैग्मा क्रिएट होगा तो यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट कर देगा, फॉल्ट एट ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये कब होगा, जब दोनों प्लेट सेपरेट होगा, रीज वाला केस हो जाएगा, कटक। अब देखिए ये इमेज में देखिए, ये एग्जांपल है मिड ओशियनिक रीज, अंदर से मैग्मा आ रहा है और ये प्लेट को सेपरेट कर रहा है, ये प्लेट घिसक रहा है, ये प्लेट घिसक रहा है, और यहाँ पे इस रीजन में क्या होगा, मैग्मा का फ्लो होगा, मैग्मा राइज हो जाएगा और इसको मूवमेंट करवाते रहेगा, सेपरेट दोनों प्लेट को सेपरेट करता रहेगा। यही जो देखिए, ये जो दरार बना रहा है ये मैग्मा के द्वारा ही बन रहा है। और ये देखिए ये ट्रेंच है, ये जो एग्जाम्पल है ये रिज का एग्जाम्पल है, कटक का, ये ट्रेंच का एग्जाम्पल है, गर्त का। ये एक प्लेट क्या हो गया, सबमर्ज होकर अंदर चला जाएगा, इस इमेज में पता नहीं चल रहा है क्योंकि अंदर का इमेज कैसे लेगा। तो ये एक प्लेट अंदर चला जा रहा है, ये एक इसके ऊपर रहेगा, इससे क्या होगा, यहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी, मैग्मा जो है, मैग्मा का राइज स्टार्ट हो जाएगा, मैग्मा का राइज स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए ये जो मैग्मा का राइज स्टार्ट हो जाएगा, इससे सी माउंट क्रिएट हो जाएगा, ये जो देख रहे हैं ये सी माउंट क्रिएट है, सी माउंट और गुयोट। सी माउंट में जो है इसका जो पीक है ये नोकीला है, पीक नोकीला है, तो इसको लिख सकते हैं सी माउंट में जो होगा ये पॉइंटेड, पॉइंटेड टॉप होगा, टॉप इसका क्या होगा, पॉइंटेड। गुयोट में जाइएगा तो इसका जो टॉप होगा ये फ्लैट होगा, फ्लैट टॉप होगा। ये भी सबमर्ज्ड होगा, ये भी सबमर्ज होगा, ये भी सबमर्ज होगा, ये भी सबमर्ज होगा।
केवल सी माउंट में जो पीक होगा वो नुकीला होगा, पॉइंटेड होगा, और इसमें फ्लैट यानी कि चपटा होगा। अब देखिए वॉल्केनिक आइलैंड, ये आइलैंड कैसे बनेगा? ये जो ओशियन है इससे ऊपर चला जाएगा, इस एरिया इस रीजन से ऊपर हो जाएगा, ये इस रीजन तक, इसको बोला जाता है वॉल्केनिक आइलैंड। क्योंकि ये जो वॉल्केनो है ये मैग्मा से, जब भी कोई चीज मैग्मा से होगा, मैग्मा से बनेगा तो उसको वॉल्केनो द्वारा ही बनेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वॉल्केनिक आइलैंड। अब ये वॉल्केनिक आइलैंड कभी कभी क्या होता है, इरोजन एक्टिविटी से ये टूट जाता है, टूटने के बाद ये पानी के लेवल तक आ जाता है, या कभी कभी इससे भी नीचे तक आ जाता है। जैसे ग्रोथ जो है कभी इसी पार्ट में होगा, ऐसे ही पार्ट होगा, आइलैंड ही होगा, लेकिन इरोजन एक्टिविटी से टूटते टूटते ये फ्लैट बन गया और पानी के अंदर चला गया। तो ये बेसिकली जो ऐसा फ्लैट बन रहा है ये इरोजन एक्टिविटी से हो रहा है। मरीन वाटर का जो इरोजन हो रहा है, वाटर जो इरोड कर रहा है, इससे ये ग्रोथ बन रहा है। अब देखिए सबमरीन कैनियन, सबमरीन कैनियन, सबमरीन कैनियन क्या होगा? जैसे ये हमारा ओशियन है, कहीं से कोई रिवर फ्लो होके आएगा, ये माउंटेन से कोई रिवर फ्लो होके आया, ये कौन सा है? कॉन्टिनेंट, यहाँ से रिवर फ्लो होके आया, यहाँ से क्या होगा? ये इसके ओशियन में जाएगा। देखिए ये जो है ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ को काट के इसका जो अवसाद है उसको भी बहा के ये अंदर तक ला देगा। ये रिवर का फ्लो है, ये जो है ये रिवर का फ्लो है, कहीं से रिवर आया और अब यहाँ का जितना अवसाद है या आगे से भी जितना सेडिमेंट सब एकत्रित करके ला रहा है, ये अंदर लाके और ये जो कॉन्टिनेंटल राइज वाला जो पड़े थे वहां पे डिपोजिट कर दे रहा है। तो इस पार्ट को बोला जाता है सबमरीन कैनियन या सिंपल कैनियन। क्योंकि ये सबमरीन ओशियन या सागर में हो रहा है, इसलिए इसको सबमरीन कैनियन बोलिएगा तो ज्यादा अच्छा शब्द होगा। तो कैनियन क्या हो गया? अब देखिए कैनियन में क्या क्या याद रखना है। ये देखिए ये जो रिवर का जो माउथ है, जहां रिवर जहां इंड होता है उसको बोला जाता है रिवर का माउथ। तो ओशियन में जो रिवर का माउथ जहां से स्टार्ट होगा और सेडिमेंट्स डिपोजिट करके जो राइज तक जाएगा, उस पूरे पोर्शन को बोला जाता है कैनियन। इसको एक मिनट थोड़ा क्लीन कर दे रहे हैं, फिर इसको हम लिख दे रहे हैं सबमरीन कैनियन का डिटेल्स। अब लिखिए सबमरीन कैनियन में लिखिए रिवर का माउथ जब ओशियन में गिरता है, रिवर का माउथ जब ओशियन में गिरता है और कॉन्टिनेंटल राइज तक पहुंच के जितना जो पोर्शन है उसको बोलते हैं सबमरीन कैनियन। उसके बाद जो पढ़ना है ये डीप वैली है। डीप वैली क्यों है? क्योंकि ये अंदर तक गड्ढा कर दे रहा है, सेल्फ को अंदर तक गड्ढा कर देगा और यहाँ से सेडिमेंट्स का डिपोजिट होते रहेगा। इसको बोल सकते हैं कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, क्योंकि ये कट कर दे रहा है। तो कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ या स्लोप। इसका जो एग्जाम्पल है वो हडसन रिवर है। हडसन रिवर, हडसन कैनियन, ये है यूएसए में, यूएसए न्यूयॉर्क में, यूएसए न्यूयॉर्क याद रखिएगा। हडसन जो है ये बेस्ट एग्जांपल है और सबसे बड़ा जो कैनियन है ये हडसन कैनियन ही है, यूएसए का न्यूयॉर्क का पार्ट है। अब देखिए हमको कुछ कुछ ट्रेंचेज याद करना होगा। एग्जांपल में पूछ सकता है एरिया वाइज की कौन से, जैसे मान लीजिए कि पैसिफिक ओशियन का ट्रेंच पूछे तो पैसिफिक ओशियन में हमको तो ये याद रहता है कि मारियाना ट्रेंच जो है वो पैसिफिक ओशियन का है। उसके बाद क्यूरिल ट्रेंच भी हमको याद रखना है कि ये भी जो है वो पैसिफिक का है। उसके बाद रियोक्यूक ट्रेंच जो है ये भी पैसिफिक का है। उसके बाद जो टोंगा ट्रेंच है ये पैसिफिक का है। उसके बाद इंडियन ओशियन में जो है
इंडियन ओशियन में हमको याद एक ये जो जावा ट्रेंच है ये याद रखना है, जावा और फिलीपींस ट्रेंच। उसके बाद एक है 90 ईस्ट रिज, रिज है ये इंपोर्टेंट है। ये 90 ईस्ट रिज है, ये इंडियन ओशियन का है और ये इस पार्ट में है, तो ये इंडिया के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि 90 ईस्ट रिज कहाँ पे है, तो इंडियन ओशियन में है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ओशियन है, अटलांटिक है। तो इस रीजन में देखिए ये जो मिड अटलांटिक रीज हो गया, देखिए एल्यूशियन ट्रेंच जो है ये पैसिफिक का है, पैसिफिक का है। ये जो रिको ट्रेंच है ये हो गया अटलांटिक का। तो ये एरिया वाइज थोड़ा इसको देखिएगा, वर्ल्ड मैप में जाइएगा, वर्ल्ड मैप में जाइएगा और देखिएगा कि कौन सा रीज कौन सा ट्रेंच किस में है। थोड़ा इसको दिमाग में एक दो बार देखिएगा तो याद रहेगा, याद नहीं करना बेसिकली, एक दो बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगी कहाँ कहाँ है। तो आपको अगर एमसीक्यू में आता है तो आपको गलती नहीं होगा। अब देखिए जो हम पढ़ लिए उसका नोट्स है, नोट्स एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम स्टार्ट क्या किए थे, ओशिनोग्राफी। इसमें हम क्या क्या पढ़ना है, ओशियन और समुद्र के बारे में पढ़ना है। हम क्या पढ़े थे, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और इधर आए थे तो ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ये जो पार्ट था 1 डिग्री लगभग जो ग्रेडियंट था उसको बोले थे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसका लाइटर लाइटर कलर था। फिर हम स्लोप में गए थे, इसका तीव्र ढाल था, स्टीप स्लोप था। फिर कॉन्टिनेंटल राइज पे गए थे, फिर एबिजल प्लेन या डीप ओशियनिक प्लेन पे गए थे। अब वर्ल्ड मैप में जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ का जो कलर है वो लाइटर ब्लू है, और बाद बाकी जो स्लोप है एबिजल प्लेन है जहाँ पे पानी जो है वो ज्यादा डेंस है, जिसका डेप्थ जो है वो ज्यादा है, उसको डार्क ब्लू से दिखाया गया है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ रिच बायोडाइवर्सिटी है, क्रूड ऑयल फॉसिल फ्यूल्स है, लाइट कलर का होगा मैप में अगर देखिएगा तो। अगर माउंटेन नहीं है वहां पे, जैसे देखिए ये रीजन है, इस रीजन में माउंटेन है तो इरोजन नहीं होगा, तो यहाँ का जो एरिया होगा शेल्फ का जो एरिया होगा वो बहुत कम होगा या नहीं होगा। जैसे पढ़े थे कि चिली वाला रीजन में, साउथ अमेरिका वाला पार्ट में, तो वहां पे शेल्फ नहीं था, एंडीज माउंटेन था, एंडीज माउंटेन, पेरू, चिली। यहाँ पे एग्जांपल है देखिए, एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका का। सैल्वेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन उथला भाग होगा, एवरेज ग्रेडियंट होगा 1 डिग्री या उससे भी कम होगा, एवरेज वेट होगा 80 किलोमीटर के आसपास। कॉन्टिनेंटल स्लोप पे जाइएगा तो उसका जो एंगल होगा लगभग 2 डिग्री से 5 डिग्री के आसपास होगा, डेप्थ होगा 200 मीटर से 3000 मीटर के रेंज में होगा। अब देखिए ये जो कैनियन सबमरीन कैनियंस पड़े थे, जिसका रिवर रिवर स्टार्ट हो रहा था, रिवर का माउथ स्टार्ट हो रहा था कहाँ से, ओशियन से, उसको बोला जाता है कैनियंस। कैनियंस और ये जो ट्रेंचेज है ये कौन से रीजन में ऑब्जर्व होता है, स्लोप रीजन में। कैनियंस है ये सेल्फ रीजन में भी होता है, ये याद रखिएगा। तो डाउट नहीं होना चाहिए आपको, सेल्फ रीजन में भी होगा और स्लोप रीजन में भी होगा। एनसीईआरटी में ये दिया था इसलिए हमने यहाँ पे नोट कर दिया कि स्लोप वाला एरिया में। अब सेडिमेंटल राइज जो है उसमें सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा था, यहाँ पे जो सेडिमेंट्स का डिपोजिशन हो रहा था, डीप सी प्लेन और एबिजल प्लेन ये वाला रीजन, ये इसका जो डेप्थ है वो डेप्थ जो है लगभग 3000 मीटर से 6000 मीटर के आसपास होगा। अब ट्रेंच पढ़े थे, एक जो है ओशियन का प्लेट वो सबमर्ज हो जाएगा, सबडक्शन जोन में चला जाएगा, इससे मेग्मा राइज होगा, मेग्मा राइज होगा। और यहाँ पे क्या होगा, वो जो पढ़े थे वोल्केनो राइज, वोल्केनो माउंट या जायगॉट या आइलैंड, वो सब यहाँ का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे वोल्केनो तो होगा, जब भी मेग्मा राइज होगा तो वोल्केनो एक्टिविटी तो स्टार्ट होगा, उससे क्या होगा, अर्थक्वेक भी होगा। ये जो प्लेट है ये कन्वर्जेंस प्लेट हो रहा है, यहाँ पे सीरीज ऑफ आइलैंड बन रहा है। ये जो आइलैंड है सीरीज में बनेगा, क्योंकि जितना अंदर जाएगा यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा, तो सीरीज में बनने लगेगा। अब रीज में जाइए कटक में, तो ये कन्वर्जेंस प्लेट बन रहा है, मेग्मा अंदर से आके इसको सेपरेट कर रहा है और डाइवर्जेंस प्लेट बन रहा है। मिड ओशनिक रीज इसका एग्जाम्पल है, वोल्केनो यहाँ भी होगा, अर्थक्वेक यहाँ भी होगा। अब सी माउंट देखिए, जो मेग्मा का फ्लो हो रहा था, एक जो अंदर जा रहा सबडक्शन जोन में और एक ऊपर था, तो ये जो राइजेज हो रहा था यही सी माउंट बन रहा, आइलैंड बन रहा। फिर जो इसका जो इरोजन होगा, इसका जो इरोजन एक्टिविटी स्टार्ट होगा, तो यही इरोजन हो के ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी माउंट में पॉइंटेड टॉप होगा, सबमर्ज होगा यानी कि वाटर के अंदर होगा, जाइगोट होगा उसका फ्लैट टॉप होगा, सबमर्ज ये भी वाटर के अंदर होगा। अगर ये वाटर से ऊपर चला गया तो इसको हम आइलैंड बोल देंगे, वोल्केनिक आइलैंड।
कैनॉन्स क्या पढ़े थे, रिवर का माउथ जब ओशियन में गिरता है और गिर के सेल्फ से स्लोप से राइज, ये सारा एरिया कवर करते हुए इसका जो पानी जो होगा ये ओशियन में चला जाएगा। हडसन कैनियन जो न्यूयॉर्क का है यूएसए में, वो सबसे बड़ा है और सबसे अच्छा एग्जांपल है। कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड स्लोप, जो ये जो माउथ जो स्टार्ट होगा ये कट करके कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कट करके और कॉन्टिनेंटल स्लोप को कट करके वहां से अपसाद और वाटर का फ्लो मूवमेंट होगा डीप वैली में। डीप वैली यानी कि अंदर तक गड्ढा कर देगा।